जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ है जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है। पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी के खिलाफ ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारी है इस बार 30 इस बार की ये है कि इस बार जो हथियाई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पाता। तीर खुद पकड़ लिया आपने। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या? एक अकेला सब पे भारी पे तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलकर 240 नहीं ला। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी? 44, 52, 99। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने जा रहा है एक ऐसे विषय के ऊपर जो आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जया बच्चन और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी के बीच वो विवादित बयान जिसको लेके आजकल बहुत चर्चा है। तो देखते हैं। दोस्तों, ये बहस आज तक चैनल से है और विषय है जया बच्चन और राज्यसभा अध्यक्ष जयदीप धनखड़ जी के बीच वाद विवाद पर। जया बच्चन उस समय गुस्से में आ गई जब राज्यसभा अध्यक्ष जयदीप धनखड़ जी ने कहा कि अब श्रीमती जया अमिताभ बच्चन बोलेगी। इन्हीं शब्दों को लेकर जया बच्चन गुस्सा हो गई और राज्यसभा अध्यक्ष जी को बोलने लगी कि आपका टोन मुझे ठीक नहीं लगा। बस इतना बोलना था कि जयदीप धनखड़ जी ने जया बच्चन की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। And you say my tone? No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing. जया बच्चन की आदत है कि वह हमेशा गुस्से में ही रहती है और किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती। जबकि जया अमिताभ बच्चन उन्होंने खुद ही अपने एफिडेविट में लिख रखा है, पर उनका मकसद केवल और केवल सदन में हंगामा करना था और कुछ नहीं, क्योंकि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। जब से सदन शुरू हुआ है तब से विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा करने के बहाने ढूंढकर वॉकआउट करता रहा है और आज इस प्रकरण में भी यही हुआ। विपक्ष वॉकआउट करके सदन से बाहर चला गया और यही नहीं, अध्यक्ष जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब चोरी और उस पर सीना जोड़ी। ये कहावत विपक्ष पर बिल्कुल सही बैठती है। विपक्ष को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि मोदी जी तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बन गए। ये टीस उनको हमेशा परेशान करती रहती है। यही कारण है कि वो हर विषय पर सरकार का विरोध करती रहती है और सदन की मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए वॉकआउट करती है। इन्हीं सब विषयों को लेकर यह बहस चल रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा बहस में भाग ले रहे हैं। बहस में आलोक शर्मा से पूछा गया कि नाम लेने से सदन का वॉकआउट क्यों? अध्यक्ष जगदीश धनखड़ ने क्या गलत नाम ले लिया था? जो उनके एफिडेविट में उन्होंने लिखा था उसी नाम से पुकारा, फिर विरोध क्यों? इस पर आलोक शर्मा कन्नी काटने लगे और डिबेट को भटकाने लगे, पर सुधांशु त्रिवेदी के तीखे सवालों को झेलने का सामर्थ्य आलोक शर्मा नहीं दिखा पाए। और फिर वही हुआ जो हर डिबेट में होता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ। तो देखते हैं कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने आलोक शर्मा की बैंड बजाए। देखिए, मैं जया जी की बात का तकनीकी जवाब और इस पूरा परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा विपक्ष का, दोनों जवाब देता हूं। क्योंकि जया जी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, परंतु यह भी एक फैक्ट है कि राज्यसभा में जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाता, हम लोग पास ये तक आता, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपकी स्पेलिंग में तो कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, संयोग से अभी अप्रैल में जो राज्यसभा में जिसमें वो दोबारा उनका चयन हुआ, उस समय मैं भी था। काउंटिंग के समय जया जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि रहे होंगे। एक एक वोट निकाल के बताया जाता है, यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन। तो उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए थी। जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ है जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए थी। तो आपने जब और फिर जब शपथ ली, फिर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होता है राज्यसभा का, उस पर लिखा जया अमिताभ बच्चन, तो अब आपत्ति, इसका मतलब किसी दूसरे कारण से है। और दूसरा मैं कह रहा हूं, ये जो कहने का प्रयास किया जाता था पति का नाम है, पहला तो उनका लिखा है, ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, नितिन जयराम गडकरी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां इसलिए नहीं बोला, उसमें जेंडर का टकराव नहीं है, क्योंकि कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र भी होगा, मगर यहां पर लड़ाई करवानी है इसलिए होता। अब दूसरा तथ्य जो उन्होंने तकनीकी दृष्टि गलत बोला, उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति से, सभापति से, आप हमारे कुलीग हैं। उन्हें साफ समझना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। आप उसके लिए कह सकते हैं आप कुलीग हैं, आप चेयर पे हैं। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज के बीच में नहीं होता है। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो ये बात टेक्निकली आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं आप हमारे कुलीग में हैं, आप अलग हैं, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली डिफरेंट। तो ये बात फैक्चुअली रॉन्ग हो गई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने कहा कि उन्हें भाव भंगिमा नजर आ रही है और उनके एक्सपर्टीज पे, वो विषय अलग है। ये हो क्यों रहा है? आपने देखा कल टीएमसी के जो लीडर हैं, मतलब लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी डेरेक ओब्रायन ने जिस टोन एंड टेनर में उपराष्ट्रपति से बात की, हाथ पटक पटक के, उपराष्ट्रपति को बहुत बुरा लगा और कुछ समय के लिए वो छोड़ के चले गए। उससे पहले आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिना किसी विषय के, बिना किसी कारण से घनश्याम तिवारी जी माफी मांगे और ये और वो, उससे पहले आप लोकसभा में देख चुके हैं। तो फैक्ट क्या है, इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है, जब से थोड़ा सीट बढ़ गई ना, तो गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको यह दिखाना है, सारी पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे जी खड़े होंगे तो डेरेक ओब्रायन कहेंगे मैंने उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं, ये संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन यह हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 3 सवाल आपके आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए, एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था। और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए, उन्होंने कहा मैं कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते, बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे। 30 बहुत सारी हैं इस बार। 30 इस बार की ये है कि इस बार जो हथियाई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया, हथियाई हुई सरकार में आज 2 पद हैं वहां पर संसद के अंदर, एक स्पीकर है, एक चेयरमैन साहब है। हम कहते हैं आप दोनों दल से ऊपर हैं। जो आप कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, मुझे लगता है होड़ स्पीकर और चेयरमैन में लगी हुई है दोनों में, कि कौन दिखाए कि मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूं, कौन दिखाए कि मैं बताऊं मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं, मैं कितना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। अगर एक किसान वहां पर जाकर बाइट दे देता है तो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है, लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहां पर संसद में खड़ी होकर जब वहां पर बयान देती है तब उनको दिक्कत नहीं होती है। यहां पर एक शब्द कोई गलत बोल देता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि संसद के अंदर किसी कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। 1.5 सांसदों को आप बर्खास्त करके आप किस तरह से आपने बिल पास कराए, लेकिन दिक्कत यह है, 30 अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। आज सवाल पूछे जा रहे हैं, आज देश भी सवाल पूछ रहा है, संसद भी सवाल पूछ रहा है, इसीलिए अग्निवीर पर झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए माइक बंद किए जा रहे हैं। रोजगार के ऊपर जब बात होती है तो 4 तरह के झूठे आंकड़े आते हैं। यही कारण है कि बजट के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी था। अब बजट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताइए भाई कि कुर्सी बचाओ जो बजट था, कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेकर आए हैं, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया? ठीक है, जवाब सुनिए, अगले जाते हैं। देखिए 99 के खुमार में डूबी है तहरीर, और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिया उसमें मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैवियट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर जो आपने बयान दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो क्या थे? इनकी पार्टी में थे इमरान मसूद। अगले दिन राहुल गांधी गए प्रचार करने 2014 में, जाकर देख लीजिएगा, उनकी पार्टी के कैंडिडेट तब गए और सम्मान पूर्वक लाकर अपनी पार्टी में सांसद में ले आए। जो मोदी जी के बारे में बोला है, हमने बुरे से बुरे दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा तभी किसी मौत की कामना नहीं की थी, और आपने नाम लेके बोला, कोई किंतु परंतु का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे जी आ गए हैं, पांडे जी आ गए हैं तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनकी नीतियों में स्थिरता नहीं रहती है। अब तीसरी बात उन्होंने कहा अराजकता की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या आपके? विदेश मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर बाकायदा बोल रहे हैं, और जाके चेक करिए। सीए आंदोलन के समय दिसंबर 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वक्त आता है कि बाहर निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। याद करिए हर्षवर्धन ने कहा था कि हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने भी वो बोला था। वहां से लेके और आज जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये अराजकता फैलाने का, और अराजकता का मैं एक और उदाहरण बताता हूं। अभी उन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीव कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने हैं? 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है। 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे।
यानी 27 करोड़ की लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं। अब इनको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात, तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था आज की डेट में, इतने मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करके जलवाए जलाल से नेता घूम रहे हैं। आप लोगों को क्या, हम लोगों की पीढ़ी को भी नहीं ध्यान है, केवल इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे, वो लोग आज आके इस बात का ज्ञान देते। और मैं दूसरी बात, नीट के ऊपर, तो नीट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर, तो मैं बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की हर कंपनी के लिए इनके दिल में क्यों हिकारत होती। कहते थे एचएएल डूब गया, एलआईसी डूब गया, एसबीआई डूब गया, पिछले साल कहते थे, जाके चेक करिए, एलआईसी ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है पिछली तिमाही में, ऑल टाइम हाई है। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और पीएसयू मिला के ऑल टाइम हाई, रिलायंस से ज्यादा उसका प्रॉफिट है। एचएएल ने पिछले साल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपए है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सिर्फ विदेशी कंपनी खिलाफ रहते, देसी कंपनी खिलाफ हो, विदेशी के साथ। यह बताइए, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और बताइए हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। बीबीसी के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। किसने सद्दाम हुसैन से पैसा लिया? वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस ने। केजीबी के हिसाब से, अगर मित्रों के सरकार केजी1 पार्ट 2 के हिसाब से किसने पैसे लिए? कांग्रेस ने। मेरे भाई, विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन भी हम ही चलाते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे, तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलकर 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देना चाहता हूं एक अकेले की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी? 44, 52, 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग। मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। तो देखा आपने पूरा वीडियो, अब आपको पता लगी गया होगा विपक्ष क्या चाहता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।